शुरुआत में ही लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि उन्हें आगे चल के लाखों रुपए की पड़ती है। और मजे की बात यह है कि यह गलती दीवारों में नहीं, छत में नहीं, बल्कि जमीन के अंदर होती है। जी हाँ, फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक का काम, यही वो स्टेज है जहां पर आपका घर जो है वो 50 साल तक मजबूत बनता है। तो अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है, घर का प्लान बन चुका है और बस अब आप काम शुरू करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक का काम जो है वो कैसे होता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आप 2026 में प्लिंथ लेवल तक यानी कि कुर्सी के लेवल तक अपने घर का काम करने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्चा आ सकता है। अब हमेशा की तरह सिर्फ हम 1000 स्क्वायर फीट का कॉस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम, अगर आपका घर 800 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है या फिर 1500 स्क्वायर फीट है, तब भी आपको पता चल पाएगा कि आपको प्लिंथ लेवल तक घर बनाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। और वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भी प्रैक्टिकल टिप दूंगा जो कि आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करते वक्त आपके 1000 रुपए बचा सकती है। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी हम प्लिंथ का कॉस्ट निकालने के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है कि उन्हें प्लिंथ लेवल के लिए इतना खर्चा है, किसी को अलग खर्चा आ सकता है। हालांकि एरिया सेम होने पर भी बहुत सारे लोग प्लिंथ का खर्च जो है वो अलग अलग बताते हैं। अब इसके पीछे बेसिकली कारण ये होता है कि बहुत बार साइट के ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो मंगवा के रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्लिंथ का काम करना है तो उतना ही आप मटेरियल ला के रखते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल हम मंगवा के रखते हैं। चाहे हमारे कॉलम जो है वो आगे चल के बनने वाले होते हैं तो उसका स्टील आ जाता है, उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा ईंटें, रेती, ऐसी चीजें जो है वो आपके साइट के ऊपर होती है। तो उनका खर्च जब हम जोड़ लेते हैं तो आपका प्लिंथ का कॉस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा लगने लगता है। उसके बाद आपके घर की जो फाउंडेशन की गहराई है उसके ऊपर भी प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर कुछ जगह पर गड्ढों की गहराई ज्यादा है तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है। उसके बाद आपके लोकल एरिया में रेती, मुरूम, मजदूरी, इनके क्या रेट चल रहे हैं, इसके ऊपर भी आपका प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। तो इसीलिए प्लिंथ का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर आज हम जो कॉस्ट देखने वाले हैं उससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने में जरूर मदद मिलेगी। तो जब भी बात आती है प्लिंथ के काम की तो सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है एक्सकेवेशन, यानी कि गड्ढों का काम। ये पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि आपके सॉइल के कंडीशन के हिसाब से आपको गड्ढों की गहराई को लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप सॉइल टेस्टिंग भी करवा के ले सकते हो। अब गड्ढों की गहराई कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर जो गड्ढों की गहराई है वो हार्ड स्ट्राटा यानी कि सख्त सतह जब आपको लगती है तो उतनी हमें गड्ढों की गहराई लेनी चाहिए। अब हर जगह पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ जगह पर सख्त सतह जो होती है वो आपको 3-4 फीट पे ही लग सकती है, कुछ जगह पर ये गहरी हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कम से कम गड्ढों की जो गहराई है वो आपको 5 से लेकर 6 फीट तक जरूर लेनी चाहिए, जो कि ज्यादातर नॉर्मल सॉइल के लिए सही रहती है। पर आपको आपके लोकेशन का भी ध्यान रखना है कि वहां पर बाकी लोगों ने कितना लिया है, उसका भी आप एक रेफरेंस ले सकते हो। अब आपका जो गड्ढा है उसकी चौड़ाई भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका फुटिंग जो है वो अगर 4 फीट बाय 4 फीट का है तो आपको गड्ढा भी 4 फीट बाय 4 फीट का नहीं लेना है, बल्कि आपको जो गड्ढा है वो 4.5 फीट बाय 4.5 फीट या फिर 5 फीट बाय 5 फीट का लेना है। इसके 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये आ जाता है कि आपकी फुटिंग जाली जो है वो आराम से सही पोजीशन में प्लेस हो जाती है। उसके बाद अगला फायदा ये आ जाता है कि शटरिंग का काम करने में आपको जगह मिल जाती है और मजदूरों को दिक्कत नहीं होती है।